हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो लगातार वीडियो अपलोड की जा रही है मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों की, उन्हीं की अगले वीडियो के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपने पिछले प्रश्नों की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो उन प्रश्नों को भी आप देख लें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो ये आपके जो मॉडर्न हिस्ट्री के ये प्रश्न है, ये इस तरह के प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। क्योंकि ये यदि इतिहास से प्रश्न आएगा या हिस्ट्री से प्रश्न आएगा तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से आपका जरूर प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं ना, जैसे मेडिवल और आपकी एंसेंट से, जो प्राचीन इतिहास है और मध्यकालीन इतिहास है, उससे ज़्यादा किससे पूछे जाते हैं, आपके आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को आप जरूर लगातार देखें और एंड तक देखें, क्योंकि हम इस जो वीडियो में प्रश्न आपके हैं वो इतने महत्वपूर्ण है कि आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर देखें और एंड तक देखें। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जब भी अपनी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, जिसे आप आराम से देख पाएंगे। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब भी जैसे वीडियो अपलोड करेंगे वैसे तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। और कृपया एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब जैसे बात कर लेते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम में बनाया था। ऑप्शन है 1855 में, ऑप्शन बी 1833 में, ऑप्शन सी 1835 में, ऑप्शन डी 1857 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 1835 में। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो 1835 में बनाया था। और जो 1835 भारतीय परिषद का विधायी जो अधिनियम था, इसी के द्वारा समाज में केवल उच्च वर्ग को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती थी। किस वर्ग को? उच्च वर्ग को अंग्रेजी में क्या किया जाता था? अंग्रेजी में शिक्षा प्रदान की जाती थी। और ये कब आया था? 1835 में ये अधिनियम आया था, और इसी के द्वारा उच्च वर्ग को क्या प्रदान की जाती थी? अंग्रेजी आपकी अंग्रेजी जो शिक्षा है वो प्रदान की जाती थी, तथा फारसी की जगह अंग्रेजी को न्यायालय की भाषा बनाया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे फारसी की जगह किसे? अंग्रेजी को न्यायालय की भाषा बनाया गया था। बनाया गया था, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि फारसी की जगह, अभी आपसे पूछ लिया जाए कि फारसी की जगह अंग्रेजी को कब न्यायालय में भाषा बनाया गया था, तो आपको इसका प्रश्न का उत्तर देना 1835 में जो अधिनियम में आया था उसके द्वारा। और एक और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे फारसी की जगह किस भाषा को न्यायालय की भाषा बनाया गया था? तो अंग्रेजी को बनाया गया था। आपसे एक प्रश्न में से ही कई प्रश्न बनाए जाते हैं, उन्हीं में से कोई भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको एक सिंपल प्रश्न पूछा जाए, हो सकता है उसमें से जो और प्रश्न जो बनते हैं वो भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए हम सभी प्रश्नों को आपको समझा के चलते, जिससे आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाने लगा। 1858 ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी 1856, ऑप्शन डी 1852 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1854 में। 1854 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाने लगा था। और ये जो वुड डिस्पैच है, ये मतलब क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा गठित बोर्ड कंट्रोल के तत्कालीन प्रधान सर चार्ल्स वुड, क्या नाम था? सर चार्ल्स वुड
सर चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 में, कब 19 जुलाई 1854 को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की जिसे वुड का डिस्पैच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वुड का डिस्पैच, वुड का डिस्पैच कहा जाता है। और इस यानी प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार व्यक्त किया गया था। किस पर? जो शिक्षा के जैसे उद्देश्य और माध्यम, सुधारों पर क्या किया गया था? विचार व्यक्त किया गया था। और इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जो वुड डिस्पैच का जो रूल आया था उसे ही भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को, किसको? वुड डिस्पैच को क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की यानी की व्यवस्था भी की गई थी। कहाँ कहाँ की गई थी? कलकत्ता के अलावा और कहाँ पर की गई थी? आपके बम्बई में और मद्रास में। ये क्या है? और किसकी तर्ज पर? लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो वुड डिस्पैच अधिनियम आया था उसके द्वारा कौन कौन सी जगह पर विश्वविद्यालय खोले गए थे? तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये 3 जगह पर खोले गए थे। और ये कब आया था? 19 जुलाई 1854 को आया था। और इसके यानी जो अध्यक्ष जो लाए थे उनका नाम क्या था? सर चार्ल्स वुड। और यानी जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा है वो किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा यानी कहा जाता है वो वुड डिस्पैच के नियम को कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके एक प्रश्न से 5 से 6 प्रश्न आपके बन चुके हैं, और इसी तरह से आपके प्रश्न बनते हैं, जो आप यदि इन्हें अच्छे से समझते रहेंगे तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में, यदि आपने इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया तो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास जिन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए निर्वाचन क्षेत्र, ऑप्शन बी सेक्टर्स, ऑप्शन सी प्रेसिडेंसी, ऑप्शन डी परगना। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी प्रेसिडेंसी। क्या होगा? प्रेसिडेंसी इस प्रश्न का उत्तर होगा। भारत के वर्तमान प्रांत जिन्हें पूर्व काल में ब्रिटिश भारत की प्रेसिडेंसी तथा प्रेसिडेंसी कस्बे के रूप में जाना जाता था, और ब्रिटिश शासन के दौरान, किसके दौरान? ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों के प्रशासनिक प्रभाग थे, और इनका जो अस्तित्व था वो कब से कब तक था? 1612 से 1947 तक ये यानी रहे थे। जो प्रेसिडेंसी रही थी वो कब तक रही थी? 1947 तक रही थी। और मध्य जिसमें बंगाल, बिहार और उसके अलावा और क्या था? बॉम्बे, ये तीनों प्रेसिडेंसी रही थी। किसकी? अंग्रेजों ने भारत में जो बनाई थी वो ये तीनों प्रेसिडेंसी बनाई थी। और जो प्रेसिडेंसी का यानी समय रहा था वो 1612 से लेके 1947 तक रहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। सन 1853 में तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था। ऑप्शन ए पुणे से ठाणे, ऑप्शन बी बॉम्बे से ठाणे, ऑप्शन सी नागपुर से पुणे, ऑप्शन डी बॉम्बे से पुणे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी, बॉम्बे से ठाणे। और ये जो ट्रेन चली थी वो कब चली थी? 1853 में चली थी। और डेट क्या थी? 16 अप्रैल 1853। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था। और इसमें जो ये चली थी वो कितने किलोमीटर की लंबाई थी? 34 किलोमीटर की लंबाई थी। और उसके अलावा इसमें जो इंजन का प्रयोग किया गया था उनका क्या नाम था? सिंधु। उसके अलावा साहिब, क्या नाम था? सिंधु, साहिब और सुल्तान। इन तीनों यानी इंजन ने पहली ट्रेन यानी जो रेलगाड़ी चली थी उसे चलाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। कहाँ पर चली थी? महाराष्ट्र में पहली रेलगाड़ी चली थी। और डेट क्या थी? 16 अप्रैल 1853 में चली थी। और कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे तक। कहाँ तक? मुंबई से ठाणे तक ये चली थी। और इस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में को शुरू किया गया था। ऑप्शन ए रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन बी मालवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन सी इजारेदारी व्यवस्था, ऑप्शन डी स्थायी बंदोबस्त। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी मालवाड़ी व्यवस्था। वर्तमान पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में जो 1830 में शुरू की गई थी उसका क्या नाम था? मालवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। और जो मालवाड़ी व्यवस्था है उसका सर्वप्रथम प्रस्ताव किसने रखा था? तो हॉल्ट मैकेंजी ने। किसने? हॉल्ट मैकेंजी ने प्रस्ताव रखा था। और जो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा यानी ये प्रस्ताव लाया गया था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण, किसका निर्धारण? भू राजस्व का निर्धारण, भू राजस्व का निर्धारण और उसके साथ साथ प्रत्येक ग्राम महाल के आधार पर किया जाता था। इसके भू राजस्व का जो निर्धारण किया जाता था वो प्रत्येक ग्राम महाल के आधार पर किया जाता था। और वर्तमान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में, कब? 1830 में लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा लागू किया गया था। और इसमें कुल 30%, कितनी? कुल 30% भूमि सम्मिलित थी। कितने परसेंट? 30%। अब जैसे आपसे ये पूछा जाए कि मालवाड़ी जो व्यवस्था थी वो किसने लागू की थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। और इसका यानी सबसे पहले प्रस्ताव किसने रखा था? लॉर्ड मैकेंजी ने। और ये किससे संबंधित थी? ये थी भू राजस्व का निर्धारण ग्राम यानी महल में जैसे करना। और ये सबसे पहले किसने शुरू की थी? लॉर्ड हेस्टिंग ने। कब? 1830 में। और ये इसमें कुल 30% यानी भूमि शामिल थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। रैयतवाड़ी व्यवस्था वर्ष में शुरू की गई थी। ऑप्शन है 1793, ऑप्शन बी 1830, ऑप्शन सी 1820, ऑप्शन डी 1765। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1820 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू की गई थी? तो 1820 में शुरू की गई थी। और जो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था है, क्या? रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में, किसमें? मद्रास प्रेसिडेंसी
प्रेसिडेंसी के 12 महल में कर्नल रीड द्वारा, किसके द्वारा? कर्नल रीड द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? कर्नल रीड द्वारा शुरू की गई थी। और रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है उसका प्रारंभिक प्रयोग बाद में मुन्नो ने, किसने? यानी जब जो बाद में किसने किया था? बाद में हेक्टर मुनरो ने 1820 में। अभी आपसे ये पूछा जाए सबसे पहले कहाँ पर? 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी में। और जगह पूछी जाए तो 12 महल में। किसने की थी? कर्नल रीड के द्वारा। और बाद में फिर किसने शुरू की थी? हेक्टर मुनरो ने। कब? 1820 में। तो आपसे किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए आप आराम से बता पाएँ, और आप मेहनत बहुत अच्छे से करते रहिए, क्योंकि अभी आप यदि मेहनत करेंगे तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और लगातार अपने परिवार से जुड़े रहिए, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपको यानी अच्छे अच्छे प्रश्नों की लगातार वीडियो मिलती रहेंगी और आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए आप भी लगातार मेहनत करते रहिए और हम भी आपके साथ लगातार मेहनत करते रहेंगे। और आपको एक और बात बता दें, आपके साथ 24 यानी 7 हर समय यानी 24 घंटे और 7 दिन हम आपके साथ हैं। जब भी आपको कोई भी जैसे जानकारी, किसी प्रश्न में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है और आपके समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और आप यानी लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और हम भी आपके साथ जुड़े रहें, जिससे आपका आराम से कम समय में सिलेक्शन हो सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किस किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें एक बीघा भूमि के 5 कट्ठों में बोया जाता है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी गन्ना। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी नील। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में बोया जाता था। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी नील। और जो पंचकठिया नामक व्यवस्था है वो 1 बीघा जमीन की खेती में 5 कट्ठे, कितने? 1 बीघा जमीन में 5 कट्ठे और नील की खेती को करना अनिवार्य बना दिया गया था। और इस व्यवस्था में किसान बहुत परेशान थे। यह परेशानी विद्रोह में यानी बदल गई। और किसके द्वारा? राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। किसमें भाग लिया था? चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। और ये अभी जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने कब भाग लिया था? 1917 में भाग लिया था। किसके कहने पर? राजकुमार शुक्ल के कहने पर। और ये चंपारण सत्याग्रह किसके लिए चला गया था? नील की खेती से संबंधित ये सत्याग्रह था। और ये किसके लिए था? 1 बीघा जमीन पर 5 कट्ठे नील यानी देना अनिवार्य था। इसके लिए ये आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए रैयतवाड़ी, ऑप्शन बी मालवाड़ी, ऑप्शन सी स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन डी इजारादारी व्यवस्था। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार, उड़ीसा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। और यानी कौन सी व्यवस्था? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को शुरू किया गया था। और ये कब की गई थी? 1793 में ये की गई थी। कब की गई थी? 1793 में ये शुरू की गई थी। और ये जो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी, इसकी व्यवस्था के अनुसार जमींदार को एक निश्चित राजस्व की यानी राशि ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रतिवर्ष देनी होती थी। क्या करना होता था? यानी जो जमींदार हैं उन्हें यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को
ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निश्चित राशि प्रत्येक वर्ष देनी होती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। वर्ष 1793 में बिहार उड़ीसा में शुरू की गई थी। ऑप्शन ए रैयतवाड़ी प्रथा, ऑप्शन बी मालवाड़ी प्रथा, ऑप्शन सी इजारेदारी प्रथा, ऑप्शन डी स्थायी बंदोबस्त। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी स्थायी बंदोबस्त। वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शुरू की गई थी। तो क्या की गई थी? स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया गया था। और जो स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था उसका क्या काम था? जो जमींदार व्यक्ति थे, जमींदार व्यक्तियों से प्रत्येक वर्ष कर के रूप में कुछ राशि लेना। क्या यानी जो स्थायी बंदोबस्त जो शुरू की गई थी इससे क्या था? जमींदारों से, जो जमींदार व्यक्ति थे उनसे प्रत्येक वर्ष कर के रूप में कुछ राशि ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी देना होता था। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी होती थी। और इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कृपया जरूर शेयर कर दें, जिससे अपने परिवार से और भी अभ्यर्थी जुड़ पाएँ, जिससे आपको और भी यानी कंपटीशन मिल पाए। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी इस वीडियो को शेयर करें और अपने रिलेटिव हों या आपके पहचान में जितने भी आपके दोस्त हों उन सभी को अपने इस परिवार के बारे में ज़रूर जानकारी दें, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी अपने साथ के लोगों को जोड़ेंगे। इससे आपकी कंपटीशन और बढ़ेगी और आपको ये पता चलेगा कि हमारी तैयारी किस तरह की है। इसलिए कृपया ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लगातार मेहनत करते रहें, हम आपके साथ हैं। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।